हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो चलो रेडी हो जाओ जल्दी से और हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। इससे पीछे वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे एल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग कर लिए थे एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल जो होता है अम्लीय प्रकृति का होता है और उसमें कुछ रिएक्शन किए थे। कल पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जिसमें एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके एस्टर का निर्माण कर रहा था। उसका मैकेनिज्म भी देखे थे और अभी तक हम लोग जितने रिएक्शन पढ़े उसमें देखो ध्यान देना, यहाँ पे ये एल्कोहल है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड एल्कोहल है और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एल्काइल से जुड़ा हुआ है। ओके, अब इसमें हम बताए थे आपको कि एल्कोहल 3 प्रकार का रिएक्शन कर सकता है। कुछ रिएक्शन वैसे होंगे जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा और H+ यहाँ से बाहर निकलेगा। ये पहला टाइप था, पहला टाइप। इसे हम लोग कंप्लीट कर लिए थे कल तक। कुछ रिएक्शन हम बताए थे कि वैसे होंगे जिसमें एल्काइल और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, यानी OH- आयन यहाँ से बाहर निकलेगा और ये सेकेंड टाइप रिएक्शन हम बताए थे। और बताए थे कि कुछ रिएक्शन वैसे भी होंगे बच्चों जिसमें एल्काइल ग्रुप के कारण और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण अलग अलग रिएक्शन होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, इस तरह के रिएक्शन हम लास्ट 3 वाले पार्ट में देखेंगे। तो अभी हम लोग फर्स्ट वाला कंप्लीट कर लिए थे कल के लेक्चर तक। आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ RO बॉन्ड, यानी एल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच के का बॉन्ड टूटने के कारण होने वाले रिएक्शन। तो आज हमारा ये टॉपिक होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आप लोग जल्दी से तैयार होके बैठ जाओ। तैयार होने का मतलब नहाने धोने जाओगे नहीं, कॉपी कलम लेके बैठो और चलो। तो आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड, ROH बॉन्ड। एल्काइल यानी R और ऑक्सीजन यानी O, एल्काइल और ऑक्सीजन के बीच का बंधन टूटने के कारण होने वाले अभिक्रिया R और O के बीच का बंधन टूटेगा। तो इसमें सबसे पहला चीज़ हम देखते हैं कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्रियाशीलता का क्रम, रिएक्टिविटी ऑर्डर। मतलब कि इस तरह के रिएक्शन में कौन सा एल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो देखो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा ये हो गया मिथाइल एल्कोहल। उसके बाद हम ले लेते हैं एक एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं और 2 हाइड्रोजन OH। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 2 एल्काइल ग्रुप और 1 हाइड्रोजन और अगला ले लेते हैं 3 एल्काइल ग्रुप और इस तरह से। तो देखो तो ये हमारा मिथाइल एल्कोहल हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री, 2 एल्काइल ग्रुप है तो 2 डिग्री एल्कोहल हुआ और यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप है तो 3 डिग्री एल्कोहल हुआ। फिर से इसके पास तीनों के तीनों हाइड्रोजन है। आपको किस कार्बन को देखना है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप। तो इस कार्बन से OH जुड़ा है और यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन है तो ये भी 1 डिग्री है, ये भी सुपर प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है। और उसके बाद ये
एक तरफ से एल्काइल ग्रुप है तो प्राइमरी एल्कोहल 1 डिग्री, यहाँ पे दो तरफ से एल्काइल है तो सेकेंडरी एल्कोहल 2 डिग्री, यहाँ पे तीनों तरफ से एल्काइल ग्रुप है तो टर्शियरी एल्कोहल या 3 डिग्री। तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, सॉरी ये भी 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। तो इसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको याद रखना है, रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा लेफ्ट टू राइट। याद रखना, रिएक्टिविटी इंक्रीजेज 1 डिग्री टू 3 डिग्री। तो 1 डिग्री से 3 डिग्री की ओर जाने पर 1 डिग्री से 3 डिग्री की ओर जाने पर क्रियाशीलता बढ़ती है। अब कैसे बढ़ती है तो देखो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से देखना। हमें क्या करना है कि देखो एक हम 3 डिग्री एल्कोहल लेकर और इस बात को समझा देते हैं आपको। R C सिंगल बॉन्ड R और यहाँ पे है OH। बच्चों ध्यान से देखो, हमें रिएक्शन कौन सा देखना है, अब वैसे रिएक्शन देखनी है जिसमें एल्काइल और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, एल्काइल और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड हमें तोड़ना है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, ये भी एल्काइल ग्रुप है, यहाँ भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। तो हमें अभी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है। कब टूटेगा, जब इनका जो रूटिंग होगा आपस में मैच नहीं करेगा, मतलब एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे तो दूर भागने की कोशिश करेंगे। जब इनमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा तो ये साथ साथ रहेंगे, रिपल्सन होगा तो दूर भागेंगे। तो रिएक्टिविटी, पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि क्रियाशीलता बढ़ेगी कब, तो जितना जल्दी OH यहाँ से निकल के बाहर चला जाएगा उतना ही जल्दी कोई कंपाउंड आके या कोई ग्रुप आके इसमें जुड़ेगा। तो हमें करना क्या है, OH को जल्दी से बाहर निकाल देना है, ठीक। तभी तो हम बोलेंगे OH जितना जल्दी बाहर निकल जाएगा उतना जल्दी रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा हमें तोड़ना है। तो जितना जल्दी ये टूट जाएगा उतना जल्दी नया बॉन्ड का निर्माण होगा, उतनी ही ज़्यादा क्रियाशीलता होगी। तो ध्यान से देखो, अब 3 डिग्री सबसे ज़्यादा क्रियाशील कैसे हो गया, तो देखो कार्बन और ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, जब इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, विद्युत ऋणात्मक परमाणु है, तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को, साझे के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण। तो इस पे आएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज और इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, प्लस आई ग्रुप होते हैं, प्लस आई ग्रुप। यानी जिस कार्बन से एल्काइल ग्रुप जुड़े रहते हैं उस कार्बन को प्लस आई के कारण ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, देते हैं। तो ये थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन देकर क्या करेंगे कि इसका जो पॉजिटिव है इसको ख़त्म करके इस पर हल्का सा निगेटिव चार्ज जनरेट कर देंगे। ये तीनों एल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे किसको, कार्बन को। किसके कारण, प्लस आई के कारण, प्लस आई इफेक्ट के कारण, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इस कार्बन पे निगेटिव जनरेट होगा। अब देखो ऑक्सीजन पर भी निगेटिव और कार्बन पर भी निगेटिव, और निगेटिव निगेटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्सन। तो रिपल्सन के वजह से अब OH का निकलना आसान हो गया, और OH का निकलना आसान हो गया तो 3 डिग्री की क्रियाशीलता सबसे अधिक हो गई। 2 डिग्री की कम कैसे हो गई, तो अब यहाँ पे मान लो H आ गया, ये 2 डिग्री हो गया, दो तरफ से एल्काइल। तो 3 डिग्री में तो 3 मिलकर इलेक्ट्रॉन दे रहे थे तो निगेटिव यहाँ पे आ रहा था, तो निगेटिव निगेटिव रिपल्सन अधिक हुआ। अब 2 मिलकर कम ही इलेक्ट्रॉन न देंगे, पहले जितना थोड़ी न दे पाएंगे।
ये 3 मिलकर जितना इलेक्ट्रॉन दे रहे थे उससे कम इलेक्ट्रॉन देंगे अब 2 मिलकर, तो इसलिए यहाँ पे निगेटिव थोड़ा कम आएगा, और जब निगेटिव कम आएगा तो रिपल्सन भी दोनों के बीच में कम होगा, और रिपल्सन कम होगा तो क्रियाशीलता भी घट जाएगी, क्योंकि OH जल्दी अब बाहर नहीं निकलेगा। वही आप यहाँ भी H कर देते हो और यहाँ भी H कर देते हो, ए वाला कंपाउंड। अब तो बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, तो इसीलिए यहाँ पे इसको रिपेल करने वाला निगेटिव नहीं रहेगा, तो ये जुड़ा हुआ रहेगा। समझ गए? तो इस तरह से इस रिएक्शन में 3 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे अधिक होगी और 1 डिग्री की सबसे कम होगी। ये ऑर्डर याद रखना, यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है। अब इसमें हमको रिएक्शन कौन कौन सा पढ़ना है बच्चों? जैसे वहाँ पे देखे थे H+ निकलने वाला में, तो रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड, उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। यहाँ पे कौन कौन सा रिएक्शन पढ़ना है? तो देखो यहाँ पे जो रिएक्शन पढ़ना है वो सारा रिएक्शन हम फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ा चुके हैं बड़े डिटेल्स में, तो वही रिएक्शन दोबारा यहाँ पे रिपीट करना है। इसमें पहला रिएक्शन कौन पढ़ना है हम लोग को? रिएक्शन विथ हाइड्रोजन एसिड। फर्स्ट हमें पढ़ना है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन एसिड। दूसरा हमें पढ़ना है रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हेलाइड, और तीसरा पढ़ना है रिएक्शन विथ थायोनाइल क्लोराइड। ये 3 प्रकार के रिएक्शन हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो हमें पढ़ना क्या क्या है? पहला रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड, हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया। दूसरा रिएक्शन पढ़ना है रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हेलाइड, फॉस्फोरस हेलाइड के साथ अभिक्रिया। और तीसरा रिएक्शन हमें पढ़ना है रिएक्शन विथ थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। अब बच्चों ये सारा रिएक्शन हम अभी बताएंगे, लेकिन संक्षेप में, क्योंकि ये तीनों रिएक्शन मतलब आज हम लोग जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं वो सारा कुछ आपको हम जब एल्काइल हेलाइड पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे पढ़ा चुके हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करो प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हेलाइड फ्रॉम एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हेलाइड फ्रॉम एल्कोहल, तो आपको लेक्चर मिल जाएगा और वहाँ पे आप बड़े डिटेल्स में इसे देख के समझ सकते हो। और उस वीडियो का लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप डायरेक्ट वहाँ जाकर देख सकते हो। लेकिन फिर भी हम संक्षेप में इसे बताएंगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और आपका रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। लेकिन उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे हम, उसमें बहुत डिटेल्स में सारा कुछ बताए हैं, इसका मैकेनिज्म भी क्लियर किए हैं। तो आप उसी वीडियो को दोबारा देख लेना, ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी चलो हम लोग देखते हैं। अच्छा बच्चों, उसी वीडियो में जब हम ये पढ़ा रहे थे तीनों चीज़, तो वहाँ पर आपसे 2 सवाल हम पूछे थे। फर्स्ट क्वेश्चन था कि HX जो होता है, HX हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, HX को कभी हम हाइड्रोजन एसिड बोल देते हैं और कभी हम हाइड्रोजन हेलाइड बोल देते हैं। देखना उस वीडियो में हम सवाल पूछे हैं, कभी हम इसी को हाइड्रोजन एसिड बोल देते हैं और कभी हम हाइड्रोजन हेलाइड बोल देते हैं। तो आज अभी हम तुरंत इसका आंसर बताएंगे। एक और सवाल पूछे थे आपसे कि हम HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, HBr के साथ कराते हैं, HI के साथ कराते हैं, लेकिन HF के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करवाते हैं? ये दोनों सवाल का जवाब अभी आपको मिलने वाला है। तो इतना पहले लिखो, फिर आगे हम बताते हैं। तो देखो पिछले वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब। पहला चीज़ था कि हाइड्रोजन एसिड किसे कहते हैं? हाइड्रोजन एसिड, ये भी HX ही है, HX। इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन अम्ल। कब बोलते हैं HX को? कब हम हाइड्रोजन एसिड बोलते हैं? तो देखो एक्वस
सॉल्यूशन ऑफ HX। HX का जलीय विलयन, HX का HX का जलीय विलयन जब होता है, HX जब इसमें HX में वाटर प्रेजेंट होता है तब हम इसे बोलते हैं हैलोजन एसिड, हैलोजन अम्ल। HX के साथ जब वाटर प्रेजेंट रहता है, HX जब भींगा हुआ रहता है तब हम इसे बोलते हैं हैलोजन एसिड। और हाइड्रोजन हेलाइड कब बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोजन हेलाइड, ये भी HX ही है, लेकिन it is the gaseous state of HX। यह HX का गैसीय अवस्था होता है। नो वाटर इज प्रेजेंट। तो ध्यान से देखो, HX का जलीय विलयन होता है उसे हम हैलोजन एसिड बोलते हैं, और HX जब गैसियस स्टेट में होता है, सूखा हुआ होता है, तब इसे हम हाइड्रोजन हेलाइड बोल देते हैं और इसमें वाटर प्रेजेंट नहीं रहता है। लेकिन हैलोजन एसिड तब बोलते हैं जब वाटर प्रेजेंट रहता है। तो ये था पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल कि HF के साथ रिएक्शन हम लोग क्यों नहीं करवाते हैं? तो देखो, HF दो कारण है। पहला कारण है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा कारण है हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। पहला कारण है कि H और F, अब ध्यान से देखना, हम बताएं हैं कि जब भी हाइड्रोजन के साथ ये नाग बाबा का फन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कोई आता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो H और F है तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो पहला कारण कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, और उसी के कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड के ही कारण इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होता है। अब ये क्या है? बंधन विघटन एंथैल्पी या बंधन विघटन ऊर्जा। जैसे यहाँ पे ये दोनों आपस में जुड़ गया, इसे हमें तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए एनर्जी, ये बंधा हुआ है, ये मान लो हाइड्रोजन है और ये हमारा फ्लोरीन है, तो ये जुड़ा हुआ है दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड से। अब इसे तोड़ने के लिए हमें एनर्जी लगाना होगा, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसका बंधन विघटन ऊर्जा जो होता है अधिक होता है। बॉन्ड यानी बंधन, डिसोसिएशन यानी तोड़ना, और एनर्जी यानी ऊर्जा। तो बंधन को तोड़ने के लिए ऊर्जा अधिक चाहिए, तो अधिक ऊर्जा चाहिए, यानी कि कम ऊर्जा में टूटेगा नहीं। जितना एनर्जी में HCl टूट जाता है, HBr टूट जाता है, HI टूट जाता है, उतना ही एनर्जी में HF नहीं टूटेगा। इसलिए हम HF के साथ रिएक्शन नहीं करवा पाते हैं। ओके बच्चों, तो ये पिछले वीडियो का सवाल था और वो वीडियो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो, तो पहला हम आपको बताएं रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड यानी HX के साथ रिएक्शन करवाएंगे। किसका? एल्कोहल का। तो आप ध्यान से देखना, HX हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पे हम लेंगे एल्कोहल ROH। अब ये एल्कोहल 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है और 3 डिग्री भी हो सकता है। ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है एल्कोहल। और यहाँ पे लेंगे हम HX। ये क्या है?
ए है हमारा हैलोजन एसिड, ठीक, HX ले लिए और इसे रिएक्शन करवाएंगे बच्चों। तो रिएक्शन के बाद यहाँ से H2O बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा? H2O बाहर निकलेगा और मिलेगा हमें RX यानी एल्काइल हेलाइड, एल्काइल हेलाइड मिलेगा और साथ में मिलेगा वाटर। तो इसका मैकेनिज्म ऐसे नहीं होता है कि यहाँ से H+ निकल गया, यहाँ से OH- निकल गया और एल्काइल हेलाइड बन गया। ये एक ओवरऑल प्रक्रिया हम आपको बता रहे हैं कि आपको अगर एल्कोहल मिले और हैलोजन एसिड मिले तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर देना और इस तरह से एल्काइल हेलाइड का निर्माण कर लेना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। क्या ध्यान रखना है? जैसे देखो, अगर आप एक कंपाउंड लेते हो CH3 CH2OH, एक 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि इस कार्बन के साथ सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री एल्कोहल। और इसे मान लो हम रिएक्शन करवाते हैं HX यानी HCl के साथ। फिर से ध्यान रखना कि ये हैलोजन एसिड HX के जगह पे आप HCl रख सकते हो, HBr रख सकते हो और HI रख सकते हो। HF क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई हो जाता है, जिसके कारण वो आसानी से टूटता नहीं है। तो 1 डिग्री एल्कोहल ले लिए और यहाँ पे HCl ले लिए। अब इसे रिएक्शन करवाना है। तो रिएक्शन करवाने के लिए आपको अगर याद आ रहा है तो हम बोले थे कि यहाँ पे एक चीज़ लेते हैं हम लोग, एनहाइड्रस ZnCl2। क्या लेते हैं? एनहाइड्रस ZnCl2, शुष्क ZnCl2। और HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 दोनों को मिलाकर हम एक नाम बताए थे आपको, इसको पूरा का एक नाम बताए थे, ल्यूकस रिएजेंट। ल्यूकस रिएजेंट, ल्यूकस अभिकर्मक। मतलब हम ओवरऑल रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? ल्यूकस रिएजेंट के साथ एल्कोहल का रिएक्शन करवा रहे हैं। तो 1 डिग्री एल्कोहल, साथ में HCl है और साथ में क्या है? एनहाइड्रस ZnCl2 है। तो रिएक्शन करके क्या बनाएगा बच्चों? वही जो हम ऊपर में बताएंगे, यही चीज़ का निर्माण होगा। यहाँ से H+, यहाँ से OH- बाहर होगा और बन जाएगा क्या? CH3 CH2Cl प्लस H2O। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होगा। अच्छा, अगर हम 2 डिग्री एल्कोहल ले लें तो देखो वही चीज़ होगा, सेम, कोई अंतर नहीं आएगा। प्लस HCl और साथ में होगा एनहाइड्रस ZnCl2। ये 2 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ा है इसके इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, तो ये 2 डिग्री या सेकेंडरी एल्कोहल हुआ। और इसे हम HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे, लेकिन साथ में देना क्या पड़ेगा? एनहाइड्रस ZnCl2 देना पड़ेगा। तो फिर ल्यूकस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे। याद रहे, इसका नाम एग्जाम में पूछा है कि HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 को क्या बोलते हैं? तो ल्यूकस रिएजेंट बोलते हैं, याद रखना। और ये भी रिएक्शन करके क्या बनाएगा? तो देखो CH3 CH, OH यहाँ से बाहर होगा, क्लोरीन जुड़ेगा और साथ में मिलेगा H2O। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होगा। लेकिन बच्चों हम बताए थे, अगर आप वीडियो देखोगे तो वहाँ पे हम बताए हैं कि 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल लेते हैं तब तो हम एनहाइड्रस ZnCl2 का यूज करते हैं। लेकिन अगर एल्कोहल 3 डिग्री हो जाए तो 3 डिग्री एल्कोहल, अभी बताएं कि 3 डिग्री एल्कोहल का रिएक्टिविटी सबसे अधिक होता है, इसलिए वहाँ पर हमें एनहाइड्रस ZnCl2 की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और अगर हमें यहाँ पे देख लो, उसको हम यहीं पे बताते हैं। मान लो अभी हमारे पास A वाला कंपाउंड आ जाए, OH,
और इसे HCl के साथ रिएक्शन करवाना हो, तो अब आपको एनहाइड्रस ZnCl2 लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री। इस कार्बन से OH जुड़ा है और ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, तो 3 डिग्री अल्कोहल हुआ। और 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है इस केस में। तो जब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है तो यहाँ पे आपको एनहाइड्रस ZnCl2 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो खुद से आसानी से क्या होगा, प्लस आई के कारण इस पर माइनस आएगा, यहाँ भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण माइनस है, तो रिपल्सन के कारण आसानी से OH यहाँ से बाहर निकल जाता है, इसीलिए एनहाइड्रस ZnCl2 की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ओवरऑल ये पता चला कि एनहाइड्रस ZnCl2 जो है ये करता क्या है, तो यहाँ से OH को बाहर निकालने में मदद करता है। तो ये दोनों थोड़ा कमज़ोर है, इसीलिए यहाँ पे इसका ज़रूरत पड़ा। अब ये तो खुद ही मजबूत है, खुद ही क्या कर रहा है, प्लस आई के कारण OH को आसानी से बाहर कर दे रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे इसको स्टेपनी की ज़रूरत नहीं है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे देख लिए, और इसका मैकेनिज्म कि एनहाइड्रस ZnCl2 कार्य कैसे करता है, आखिर कैसे OH को यहाँ से बाहर निकालता है और यहाँ से Cl को इसमें ऐड कराता है, तो उस वीडियो में हम बड़े डिटेल्स में समझाए हैं कि ZnCl2 एक लुईस एसिड होता है और इसके वजह से रिएक्शन करके और रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो आप वहाँ पे इसको देख लेना, हम अभी मैकेनिज्म ना बता के आगे बढ़ जाते हैं। अब दूसरा रिएक्शन क्या था हमारा, ये रिएक्शन का हम सिर्फ संक्षेप में बता रहे हैं, आपको डिटेल्स में जानने के लिए एल्काइल हैलाइड वाला वो वीडियो देखना पड़ेगा, तो देख लेना वहाँ पे, या नोट्स में आप देख सकते हो, सारा कुछ बताया हुआ है पीछे जाकर। दूसरा रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड। अब फास्फोरस हैलाइड में हम 2 तरह का फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाए थे, एक तो PX5 और दूसरा था PX3। और याद रखना X के जगह पे यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन था, तो इसमें भी PCl5 और PCl3 तो हमेशा एग्जिस्ट करता है, PCl5 और PCl3 एग्जिस्ट करता है नेचर में, लेकिन Pi5 और Br5 ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये सारा चीज़ भी हम उस वीडियो में क्लियर किए हैं, तो वहाँ पे आप देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ हम रिएक्शन बताते हैं, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो रिएक्शन होगा तो सिर्फ एक की पॉइंट आप याद रखना, रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस का हैलाइड है, ये हेलोजन है, फास्फोरस का हैलाइड, और हेलोजन के जगह पे कौन कौन है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। रिएक्शन कैसे होगा, तो देखो आपके पास है एल्कोहल, ROH एल्कोहल, अगर आप इसको PX5 के साथ रिएक्शन कराते हो, PX5 के साथ, है ना, PX5, X के जगह पे क्लोरीन रखोगे तो PCl5 हो जाएगा, ब्रोमीन रखोगे तो PBr5 हो जाएगा, और आयोडीन रखोगे तो Pi5। तो ये दोनों तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, PBr5 और Pi5, सिर्फ PCl5 एग्जिस्ट करेगा। तो जब आप PX5 के साथ रिएक्शन कराओगे तो होगा क्या बच्चों कि आपको मिलेगा एक तो RX एल्काइल हैलाइड, साथ में मिलेगा POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में मिलेगा HCl। ओके, एल्कोहल को जब आप PX5 यानी फास्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ, इसका नाम क्या है, फास्फोरस पेंटाहेलाइड, पेंटाहेलाइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो एक तो एल्काइल हैलाइड मिलेगा और मिलेगा फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और मिलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये कब होगा, जब आप PX5 के साथ रिएक्शन कराओगे तब। और अगर आप एल्कोहल को PX3 के साथ रिएक्शन कराते हो, फास्फोरस ट्राइहेलाइड के साथ,
फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड के साथ रिएक्शन करवा देते हो तो आपको मिलेगा RX प्लस H3PO3 फास्फोरस एसिड। इसका नाम है फास्फोरस एसिड और ये है एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे इसको बैलेंस करना पड़ेगा, 3 मॉलिक्यूल इसका ले लो आप और 3 मॉलिक्यूल इसका ले लो। तो देखो 3 हैलोजन यहाँ पे है तो 3 हैलोजन आ गया, साथ में H3PO3 3 हाइड्रोजन H3PO 3 ऑक्सीजन H3PO3। तो ये कब बनेगा? जब आप PX3 के साथ रिएक्शन कराओगे। और POCl3 कब मिलेगा? जब आप PX5 के साथ रिएक्शन कराओगे। तो इसका 1-2 एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है CH3CH2CH2OH और इसे रिएक्शन कराना है PCl5 के साथ। तो क्या बनेगा? जो फॉर्मेट देखे थे हम लोग RX बन रहा था, तो एक तो CH3CH2CH2Cl बन जाएगा और क्या बताए थे, साथ में POCl3 बनेगा और HCl बनेगा। ठीक है। उसके बाद मान लो एक कंपाउंड है अपने पास CH3CHOHCH3 और इसे अब हमें PCl3 के साथ रिएक्शन कराना है, PCl3 के साथ। तब क्या होगा? तो देखो यहाँ भी एल्काइल हैलाइड बनेगा, OH के जगह पे Cl आ जाएगा, लेकिन अब साथ में आएगा H3PO3। याद रहे, ध्यान इस वर्ड पे रखना है, इस पे, कि जब PX3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो H3PO3 आएगा और जब PCl5 के साथ यानी PX5 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो POCl3 प्लस HCl मिलता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे, अब देखो, अब यहाँ पे कुछ भी रहे, चाहे PBr5 रहे, PI5 रहे, हालांकि मिलेगा नहीं, लेकिन अगर रहे तो इसी तरह से होगा, वहाँ पे POBr3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे PBr3 तो वहाँ पे H3 और PO3 ही आएगा, यहाँ पे ब्रोमीन हो जाएगा। अगर यहाँ पे आयोडीन रहे तो यहाँ पे आयोडीन हो जाएगा। बस सेम चीज़ है हर जगह। तो ये रिएक्शन भी हम पहले कर चुके हैं, आपको उसी वीडियो में मिलेगा। ठीक है, लिख लो। अब लास्ट हमारा बचा रिएक्शन विथ थायोनाइल क्लोराइड, तीसरा। रिएक्शन विथ थायोनाइल क्लोराइड, SOCl2 को हम लोग बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। रिएक्शन विथ थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। SOCl2 को देख के कुछ याद आ रहा है? हाँ, इस प्रोसेस को हम लोग बोले थे ग्रुप्स प्रोसेस। क्या बोले थे? ग्रुप्स प्रोसेस। एल्काइल हैलाइड के निर्माण का ग्रुप्स प्रोसेस इसको बोले थे। और हम ये भी बताए थे कि यह तरीका जो है एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड के निर्माण का सबसे अच्छा विधि है, सबसे अच्छा तरीका है। क्यों? आपको अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। तो देखो इसमें क्या करते हैं, हम लोग एल्कोहल लेते हैं और इसको रिएक्शन कराते हैं SOCl2 के साथ, यानी थायोनाइल क्लोराइड के साथ। जब आप थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हो तो यहाँ से एल्काइल और यहाँ से क्लोरीन मिलकर बनाते हैं क्लोरोएल्केन RCl, प्लस साथ में 2 बाई प्रोडक्ट मिलते हैं। एक तो SO2 गैसियस स्टेट में मिलता है और दूसरा HCl भी गैसियस स्टेट में मिलता है। ये दोनों कंपाउंड गैसियस स्टेट में मिलते हैं, यानी इन्हें रिएक्शन से अलग करना आसान होते हैं। गैस है तो वाष्प के रूप में, गैस के रूप में बाहर आसानी से निकल जाएंगे। इसको अलग से किसी विधि के द्वारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से खुद उड़ जाएंगे। तो इसलिए ये जो तरीका है वो सबसे आसान तरीका है एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड के निर्माण का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे POCl3 HCl बन रहा है, H3PO3। ये सब जो होंगे वो या तो लिक्विड के रूप में या फिर या तो अवक्षेप के रूप में, या तो लिक्विड के रूप में या पर्सिपिटेट के रूप में रिएक्शन मिक्सचर में मिल जाएंगे, तो उन्हें निकालना मुश्किल है। लेकिन ये दोनों गैस के रूप में है तो आसानी से बाहर निकल जाएंगे, तो हमें सिर्फ क्लोरोएल्केन मिलेगा। तो ये रिएक्शन भी हम आपको उस वीडियो में बताए हैं, तो
वहाँ पे आप एक बार देख लेना इसको, या फिर सेम चीज़ है, बस अब यहाँ पे एग्जांपल अलग अलग लेंगे। यहाँ पे कोई CH3 होगा, C2H5 होगा, इधर SOCl2 ही रहेगा और अलग अलग कंपाउंड का निर्माण होगा। ये था हमारा वैसे रिएक्शन जिसमें R और OH के बीच का बॉन्ड टूट रहा था। तो इसमें 3 रिएक्शन हमें पढ़ना था। पहला HX के साथ रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ, दूसरा फास्फोरस हेलाइड के साथ जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, और तीसरा थायोनाइल क्लोराइड के साथ। तो ये रिएक्शन तीनों ऑलरेडी हम लोग पहले कहाँ पे पढ़ चुके थे, एल्काइल हेलाइड में, और वहाँ पे इन सब का हम मैकेनिज्म भी बताए हैं। तो आप उस वीडियो को देख लेना ज़रूर एक बार। और अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे, हमारा एल्कोहल का 3rd टाइप का रिएक्शन जिसमें अलग अलग प्रकार के रिएक्शन होते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो लिखो इतना। अब हमारा बच गया तीसरा टाइप का रिएक्शन जिसमें कुछ रिएक्शन एल्काइल ग्रुप के कारण होगा और कुछ रिएक्शन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण होगा। तो 3rd टाइप हमारा है रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्काइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। वैसे अभिक्रिया जो एल्काइल समूह तथा हाइड्रोक्सिल समूह के कारण होता है, लिख लो। तो इसमें देखो, इसमें भी हमें 3 तरह का रिएक्शन देखना है। ये 3rd वाला में भी हमें 3 तरह का रिएक्शन देखना है। पहला रिएक्शन है वो है एसिडिक डिहाइड्रेशन। एसिडिक डिहाइड्रेशन, इसको हिंदी में बोले तो अम्लीय जल वियोजन अभिक्रिया, जल वियोजन, इसको अलग और भी कुछ लिख सकते हैं। तो एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन, अम्लीय जल वियोजन, इसका अर्थ क्या हुआ कि एसिड के उपस्थिति में एल्कोहल से जल वियोजित हो रहा है, मतलब एल्कोहल से वाटर बाहर निकल रहा है। तो अम्लीय जल वियोजन का मतलब हुआ कि अम्ल के उपस्थिति में एल्कोहल से वाटर बाहर निकलेगा। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का बाहर निकल जाना। तो ये 1st टाइप रिएक्शन हुआ इसमें, 3rd टाइप का फर्स्ट। अब सेकंड क्या है, सेकंड हमें पढ़ना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और 3rd पढ़ना है बच्चों डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अगर इसे हिंदी में बोले तो विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, मतलब हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। विहाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। ठीक है, तो 3 प्रकार के, एक तो एसिडिक डिहाइड्रेशन, अम्लीय जल वियोजन, अम्ल के उपस्थिति में एल्कोहल से वाटर बाहर निकलेगा। दूसरा हम एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाएंगे, ऑक्सीडेशन। और तीसरा डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, यानी किसी रिएजेंट के द्वारा, किसी कैटलिस्ट के द्वारा हम हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर निकालेंगे और नया कंपाउंड का निर्माण करेंगे। और ये तीनों रिएक्शन जो है आपके सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो ए वाला हो, ए वाला हो या ए वाला हो। तो ये तीनों VVI कर लेना और हम पढ़ाएंगे भी उसी तरीके से। ठीक है, तो इसका पूरे डिटेल्स में देखेंगे हम लोग, मैकेनिज्म भी सीखेंगे। तो अभी फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन, अम्लीय जल वियोजन। तो लिखो और पहला हेडिंग लगाओ। हेडिंग डालो, फर्स्ट वाला एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का अम्लीय
जल वियोजन। तो इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है याद रखना। सबसे पहला चीज़ कि ये एक प्रकार का इलिमिनेशन रिएक्शन है। इलिमिनेशन रिएक्शन है, यह एक प्रकार का इलिमिनेशन रिएक्शन है, यानी बिना कुछ जुड़े हुए कुछ बाहर निकलेगा, इसी को इलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब कुछ लाभ नहीं हुआ, लाभ बाद में हुआ, मतलब भौतिक रूप से फिजिकली कोई लाभ नहीं हुआ, गुण में तो परिवर्तन हो ही जाएगा, पहले कुछ था अब कुछ बन जाएगा, लेकिन कुछ मिला नहीं, कुछ निकल गया, तो इसको बोलते हैं इलिमिनेशन। तो एक प्रकार का एसिडिक डिहाइड्रेशन एक प्रकार का इलिमिनेशन रिएक्शन है, होगा इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में होगा। H2O बाहर निकलेगा, H2O इलिमिनेटेड, H2O बाहर निकलता है। अच्छा, और क्या होगा, प्रोडक्ट के में हमें मिलेगा, रिएक्शन के फलस्वरूप एल्कीन इज फॉर्म्ड, एल्कीन का निर्माण होगा, एल्कीन का निर्माण होगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना है कि इलिमिनेशन रिएक्शन होने के लिए, यानी एसिडिक डिहाइड्रेशन एल्कोहल का होने के लिए बीटा हाइड्रोजन इसेंशियल बीटा हाइड्रोजन अवश्य होना चाहिए। इसेंशियल के जगह पे नेसेसरी कर दो, नेसेसरी यानी अवश्य होना चाहिए, आवश्यक है। तो कितना चीज़ याद रखना है कि एसिडिक डिहाइड्रेशन, एल्कोहल का एसिडिक डिहाइड्रेशन एक प्रकार का इलिमिनेशन रिएक्शन है, यानी विलोपन अभिक्रिया है। तो चार चीज़ आपको याद रखना है कि यह एक प्रकार का इलिमिनेशन रिएक्शन है, विलोपन अभिक्रिया है, मतलब कुछ विलुप्त होगा बिना कुछ जुड़े हुए, विदाउट एडिशन। सांद्र H2SO4 के उपस्थिति में होगा, H2O अणु बाहर निकलेगा, यानी डिहाइड्रेशन है तो वाटर बाहर निकलेगा। एल्कीन का निर्माण होगा प्रोडक्ट के रूप में, इलिमिनेशन रिएक्शन के फलस्वरूप एल्कीन ही बनता है, हम आपको पहले बता चुके हैं। और बीटा हाइड्रोजन आवश्यक है यहाँ पे इलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। हम ये भी बताए थे कि बीटा हाइड्रोजन आवश्यक है। इलिमिनेशन तीन प्रकार का होता है, अल्फा इलिमिनेशन, बीटा इलिमिनेशन और एक और इलिमिनेशन बताए थे। तो उसमें मेन जो है वो बीटा इलिमिनेशन है। जब हम एल्काइल हैलाइड पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 और SN2 पढ़ाए थे, और इलिमिनेशन रिएक्शन में E1 और E2 रिएक्शन, तो पूरा मैकेनिज्म उसका बताए हैं, याद रखना। तो देखो इतनी चीज़ें। अब रिएक्शन कैसे होगा तो ध्यान से देखो। मान लो हमारे पास एक एल्कोहल है, मान लो क्या है ही HOH, यहाँ पे कुछ होगा कंपाउंड, हाइड्रोजन, कुछ नहीं तो हाइड्रोजन होगा, और नहीं तो एल्काइल ग्रुप भी रह सकता है, CH3 C2H5 कुछ भी। तो ये एक फॉर्मेट है एल्कोहल का। इसे किसकी उपस्थिति में रिएक्शन करवाना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के उपस्थिति में हीट करना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हीट करना है। एल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में हीट करते हैं। क्या होगा बच्चों, वही जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से H और यहाँ से OH, H प्लस और OH माइनस H2O बना के और बाहर हो जाएगा, H2O बना के और बाहर हो जाएगा। और आपको यहाँ पे कंपाउंड मिलेगा C डबल बॉन्ड C एल्कीन। क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा, और साथ में क्या मिला, वाटर मिला। मतलब एल्कोहल को जब हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में थोड़ा हीट करेंगे तो इलिमिनेशन रिएक्शन के फलस्वरूप, देखो कुछ जुड़ा नहीं है यहाँ पे, कुछ आपको जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है नहीं,
और 2 था यहाँ पे हाइड्रोजन और OH, वो बाहर भी निकल गया, कुछ जुड़ा भी नहीं, तो इसको हम बोलते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया। तो इस रिएक्शन के फलस्वरूप हमें मिलता है एल्किन। कुछ एग्जाम्पल करते हैं, फिर उसके बाद आपको इसका मैकेनिज्म बताते हैं, लिख लो। कुछ एग्जाम्पल करते हैं इसका। जैसे देखो हमारे पास एक कंपाउंड है CH3CH2OH, ठीक है, और इसे हम H2SO4 के उपस्थिति में हीट करेंगे। H2SO4 के उपस्थिति में हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो कार्बन कार्बन के बीच मिलेगा आपको डबल बॉन्ड और साथ में मिलेगा वाटर, यानी वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। उसी तरह एक और कंपाउंड मान लो लेते हैं CH3CHOHCH3, इसे भी हीट किए, H2SO4 के उपस्थिति में हीट करेंगे तो ये क्या बनाएगा, देखो ये बनाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और मिलेगा साथ में H2। उसके बाद एक और कंपाउंड ले लो CH3, मान लो अब की बार ये कंपाउंड है हमारे पास और इसे हीट करना है विथ H2SO4। अब क्या बनेगा, अब बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस H2। अब आप सोच रहे हो कि यहीं पे डबल बॉन्ड बनेगा कि यहाँ भी बन सकता है, कहीं भी, सब जगह बनाओ सेम ही होगा। यहाँ से हटा के यहाँ बन जाएगा तो दूसरा थोड़ी ना हो गया, सेम कंपाउंड बना, यहाँ बनाओ या यहाँ बनाओ, एक ही जगह कहीं पे बनेगा, सेम कंपाउंड बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थिंग है, जो आपको ध्यान रखना है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है, वो अब हम बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखो, इस एल्कोहल का थोबड़ा ध्यान से आप देखो, देख के क्या पता चला, मेरा थोबड़ा नहीं यार, एल्कोहल का थोबड़ा देखो, 1 डिग्री एल्कोहल है, हाँ सही समझे, 1 डिग्री एल्कोहल है। और ए क्या है, ए 2 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री। और ए क्या है, ए 3 डिग्री एल्कोहल है। क्योंकि अरे यार एल्कोहल तो है ही नहीं है, यहाँ पे OH लगाओ, अब नहीं 3 डिग्री एल्कोहल हुआ क्या यार, 3 डिग्री एल्कोहल हुआ, ठीक। तो अब देखो इस रिएक्शन में भी हो क्या रहा है, कार्बन और OH के बीच का ही बॉन्ड टूट रहा है। अभी अभी हम बताएं, देखो CH और COH और यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, तो A बाहर निकल रहा था। इसका मतलब है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का ही बॉन्ड टूट रहा है ना। तो अभी अभी बताएं कि जब कार्बन और ऑक्सीजन, इससे पहले जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है 1 डिग्री से ज़्यादा रिएक्टिव होता है 2 डिग्री, और 2 डिग्री से ज़्यादा रिएक्टिव होता है 3 डिग्री। तो 3 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होगा, 2 डिग्री थोड़ा कम रिएक्टिव होगा, 1 डिग्री और कम रिएक्टिव होगा। वही वाला फॉर्मेट यहाँ भी जो सेकंड वाला में पढ़े थे वही वाला इसमें भी सभी जगह लागू होगा। लेकिन फर्स्ट वाला में उल्टा था, क्योंकि वहाँ पे H+ निकल रहा था, और H+ कहाँ से आसानी से निकल रहा था, तो H+ निकल रहा था कहाँ से, 1 डिग्री से, ठीक है। तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसमें चेंज क्या होगा, देखो यहाँ पे कंडीशन चेंज हो सकता है। क्या होगा कि एक सबसे कम रिएक्टिव है, तो यहाँ पे H2SO4 आपको लेना पड़ेगा 95% कंसनट्रेटेड, यानी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग H2SO4 लेना पड़ेगा, और हीट भी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, लगभग 440 केल्विन के आसपास, ठीक है। वही 2 डिग्री थोड़ा इससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो आप यहाँ पे 60% के लगभग H2SO4 लेके और हीट अगर 373 केल्विन के आसपास लेते हो तो यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ए वाला जो है 3 डिग्री, ये तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है तो यहाँ पे आप
30% कंसनट्रेटेड H2SO4 से काम चला सकते हो और हीट भी आपको ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, मात्र 363 केल्विन। ठीक है, तो एक कंडीशन याद रखना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ भी इस रिएक्शन में भी कार्बन और OH के बीच का ही बॉन्ड टूट रहा है, और जब कार्बन और OH के बीच का बॉन्ड टूटता है, कार्बन और O के बीच का, तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि ये प्लस आई के कारण कार्बन पे निगेटिव बढ़ा देते हैं और ऑक्सीजन पे भी निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव निगेटिव में रिपल्सन के कारण OH आसानी से निकल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे कंडीशन थोड़ा कमज़ोर भी रहेगा तो भी रिएक्शन का काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन हाई रखना पड़ेगा। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होगा। जब आप एल्कोहल को H2SO4 के साथ हीट करोगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन के फलस्वरूप H2O बाहर निकलेगा और एल्कीन का निर्माण हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म, आखिर रिएक्शन हुआ कैसे। ध्यान दो। तो देखो अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल क्रिया विधि ऐसे चलो ऐसे क्रिया विधि, एल्कोहल के डिहाइड्रेशन का क्रिया विधि। मेरा हिंदी का इधर से और उधर से जो होता है ना, ये थोड़ा पैदल है तो माफ़ कर दिया करना। साइंस में ऐसे भी चलता है, हम साहित्य थोड़ी ना पढ़ रहे हैं कि बिल्कुल एकदम हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ सब सही होना चाहिए, बस सेंस समझो। तो मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के डिहाइड्रेशन का क्रियाक्रम नहीं क्रिया विधि। तो देखो ध्यान से देखना, एकदम सिंपल है, 3 स्टेप में मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाता है। 3 स्टेप, सिर्फ 3 स्टेप। क्या क्या? देखो, एक एल्कोहल लेते हैं CH3 CH2OH, ओके। एल्कोहल है, क्या है ये? इथेनॉल है, इथेनॉल, बेचारा इथेनॉल। अब देखो ना इसमें क्या क्या हम करते हैं। ऑक्सीजन के बाहरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 बॉन्ड बनाया, कितना बचा? 4 बचा तो 2 जोड़ा, यानी 2 लोन पेयर रहता है, पहले हम समझा चुके हैं। और इसे रिएक्शन करवाना है H2SO4 के साथ। किसके साथ? H2SO4 के साथ। तो यहाँ पे देखो H2SO4 एक एसिड है भाई, क्या है? अम्ल है, अम्ल, और वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये आसानी से H+ का त्याग कर सकता है। जब H2, ये क्या है? H2SO4 लिखा हुआ है, देखो H2SO4। तो H2SO4 यहाँ पे हम ऐसा इसलिए लिखे हैं कि O वाला हाइड्रोजन बाहर निकलेगा जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है ना। हालांकि सभी इसमें दोनों हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से ही जुड़ा हुआ है। H2SO4 का स्ट्रक्चर देखोगे ना, हालांकि यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, लेकिन चलो हम बता देते हैं। ये होता है, ए वाला होता है, बट तो H2SO4 एसिड है, आसानी से H+ का त्याग करेगा। और ई जो H+ है इसका नज़र गड़ गया यहाँ पे, इसको तो दिखाई दे रहा है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे H+ को, अब ये भी ना एसिड है, ये तो H+ त्यागना चाह ही रहा है। अभी लोन पेयर भी इसे ललचा रहा है कि आओ मेरे पास है तुम्हारा व्यवस्था, तुम्हारा जुगाड़, तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास है। तब H+ यहाँ से छोड़ के और यहाँ पे आके जुट जाएगा इलेक्ट्रॉन के कारण। तो देखो क्या होगा, CH3 CH2O, और एक हाइड्रोजन तो पहले से था और एक हाइड्रोजन अभी जुड़ गया, कहाँ से आके? यहाँ से आके।
तो यहाँ पे H प्लस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के कारण H प्लस जुड़ा, इसलिए ऑक्सीजन पे आ गया प्लस। क्या आ गया? प्लस। और साथ में मिलेगा क्या? OSO3H माइनस, माइनस मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो ए क्या बन गया भैया? ए तो बन गया प्रोटोनेटेड, प्रोटोनेटेड इथेनॉल। कल ही तो बताए हैं कि इसमें क्या हो गया? प्रोटॉन आके ऐड हो गया, H प्लस आके ऐड हो गया, तो ये हो गया प्रोटोनेटेड इथेनॉल। अब क्या होगा देखो, तो ये प्रोटोनेटेड इथेनॉल जो है, देख के बताओ तो क्या ये अच्छा महसूस कर रहा है? क्या ये अच्छा महसूस कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को पॉजिटिव पसंद ही नहीं है। एक कल ही हम बताए थे कि ऑक्सीजन खुद इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये दूसरा सी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है। अगर इसी का इलेक्ट्रॉन कोई खींच ले तो इसे बहुत गुस्सा आता है और ये कुछ ना कुछ लफड़ा खड़ा जरूर करेगा। तो यहाँ पे होगा क्या कि अब ये अच्छा महसूस नहीं करेगा, एक अनस्टेबल कंपाउंड हो गया क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया। तो अब ये कहेगा कि अब देखो इतना समस्या तो हो ही गया है, तो थोड़ा सा और समस्या बढ़ाओ और मेरा समस्या ख़त्म करो। तो अभी अपना समस्या इसके माथे पे थोप देगा और यहाँ से जो बॉन्ड है टूटेगा और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वो किसको मिल जाएगा? ऑक्सीजन को। और H2O हो गया यहाँ से बाहर। और जब H2O बाहर हो जाएगा बच्चों तो कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे मिला आपको CH3 CH2 और इसका नाम होगा इथाइल कार्बोकेटायन, इथाइल कार्बोकेटायन। पहले इथाइल था इथेनॉल, और इथेनॉल से एक हाइड्रोजन गया तो इथाइल, और इथाइल पे प्लस है तो इथाइल कार्बोकेटायन, कार्बन पे पॉजिटिव कार्बोकेटायन। तो इस तरह से अब आ गया कार्बोकेटायन हमें मिल गया। अब क्या होगा तो देखो CH2 ऐसे लिखो इसको, CH2 H और CH2 प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखो कार्बन पे पॉजिटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव है तो ये भी कंपाउंड अनस्टेबल है, अस्थाई है, प्लस चार्ज है, जल्दी से चाहेगा कि किसी तरह इस प्लस को क्या किया जाए, यहाँ से ख़त्म किया जाए। तो अब ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का, और H प्लस यहाँ से बाहर निकल जाएगा और H प्लस बाहर निकलेगा और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा। तो हमें मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी एल्कीन का निर्माण हो गया। और जो H प्लस H2SO4 से कैटलिस्ट के रूप में आया था रिएक्शन में, वो सही सलामत यहाँ से बाहर निकल गया और फिर इसके साथ रिएक्शन करके और H2SO4 का निर्माण कर लेगा। तो इस तरह से इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ और हमारा रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया। तो 3 स्टेप में, पहला स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड से प्रोटॉन निकला, H प्लस निकला जो इथेनॉल को प्रोटेनाइज्ड कर दिया, यहाँ पे H प्लस आके ऐड हो गया ऑक्सीजन के साथ, एक अनस्टेबल कंपाउंड का निर्माण हुआ प्रोटोनेटेड इथेनॉल। अब ये अच्छा महसूस नहीं कर रहा है तो H2A यहाँ से बाहर निकल जाएगा, पानी बाहर निकलेगा, इलिमिनेशन हो रहा है। एसिडिक डिहाइड्रेशन, एसिडिक डिहाइड्रेशन यानी एसिड के कारण डिहाइड्रेशन, एसिड के कारण वाटर बाहर निकल गया तो हमें मिल गया इथाइल कार्बोकेटायन। और इथाइल कार्बोकेटायन में अब क्या होगा कि कार्बन जल्दी से जल्दी पॉजिटिव को हटाने के लिए H प्लस रिलीज करेगा यहाँ से, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा यहाँ पे आके डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा, पॉजिटिव खत्म हो गया और H प्लस फिर से इसके साथ जाके और H2SO4 का निर्माण कर लेगा। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर, और इसी में अभी हम कुछ और आपको इंटरेस्टिंग कंपाउंड बताएंगे। आपको लगेगा देखने से कि इसका प्रोडक्ट ए बनेगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा और उसका कोई दूसरा प्रोडक्ट का निर्माण होगा। तो इसी पे अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे, 2-3 आपको एग्जाम्पल देंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार है, जो आप सोचेंगे कि कुछ और बनना चाहिए था और बन जाएगा कुछ और। तो उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल एंड डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।